नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो नया सीरीज है। नया सीरीज क्या चीज़ पर होगा, जो टॉपिक का नाम है तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा बच्चों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो अप्लाइड मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स में ये टॉपिक अच्छे मार्क्स कवर करता है और ये है आसान सा, दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ गए, आपको इस टॉपिक में बच्चों आप कभी मार्क्स नहीं गवाओगे। ठीक है, तो सीयूईटी पर्सपेक्टिव अगर आप पकड़ लो या फिर बोर्ड्स पकड़ लो, दोनों के लिए चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको ये मार्क्स भी दिलवाएगा। चलो आज हम वीडियो से शुरुआत करते हैं। वीडियो नंबर 1। तो टॉपिक है चैप्टर 10 हमारा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फरेंशियल स्टैट्स में बच्चों कुछ क्या है कि थ्योरी पार्ट भी आता है, थ्योरी पोर्शन भी आता है। तो आपको ये मान के चलना है, सिर्फ ऐसा मत समझना कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आएगा। इसमें से थ्योरी में भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको थ्योरी पार्ट भी अच्छा से समझ में आना चाहिए। आप कोशिश करेंगे उसको समझने का, रटने का नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझ के पढ़े। इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पे नोट्स आपको दिखेगा, आप इस नोट्स को मैं मौका दूंगा, पॉज करके आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। बेटर होगा अगर आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि आपको सीखने और समझने में ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो ओके सर, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, स्टैटिस्टिक्स एज वी नो, स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अपना जो अप्लाइड मैथ्स है उसमें क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पूरा डिटेल में क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपने पढ़ा था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इससे अभी इतना परेशानी नहीं होने वाला अभी इन्फरेंशियल में। तो ये जो हमारा क्लास 12 का सिलेबस है, इस सिलेबस में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नाउ इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस देखो, जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव तब अप्लाई होता है जब आप जो डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स करता है कि आपको बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक बताता है पॉपुलेशन का, जैसे पॉपुलेशन का मीन क्या है, आप उस मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, ये सब बहुत कुछ पढ़ा है। तो जब भी आप ये सारा चीज़ मीन वगैरह जो भी आप निकालते हो पॉपुलेशन के बारे में, और अगर आपने वो निकाला है ऑफ द होल पॉपुलेशन, तो सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये हमने पॉपुलेशन का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि दिस इज़ आवर पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन में बहुत सारा नंबर्स हो सकता है, इस पॉपुलेशन में कुछ भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज़ पॉपुलेशन, हम आएंगे उसका डेफिनेशन आगे जाके, तो अभी अभी उसके लिए परेशान मत होना। पॉपुलेशन मतलब जो भी आपका डेटा कलेक्ट आप कर रहे हो और उसका जो नंबर है, उस मतलब टोटल नंबर को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अभी डिटेल में समझेंगे आगे। तो अगर आपने पूरा पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, पूरा का पूरा जनता के बारे में, या जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसका आपने अगर पूरा डेटा कलेक्ट किया है और उसके बारे में आप डिटेल बताना चाह रहे हो, मीन निकालना चाह रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हो, वो पार्ट होता है हमारे डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, सेकंड चीज आता है इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल में बच्चों हम पूरा पॉपुलेशन का डेटा नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो होता ही बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देश की पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो पता नहीं यार 125-150 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है अभी। अब इसमें से आपको अगर डेटा निकालने बोला जाए कि आपको इसमें से डेटा निकालना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग यार कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज आता है इकोनॉमिक्स में भी। तो आपको सपोज करो एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और आप उसके बारे में जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, सपोज आप एक नए तरीके का रिस्ट बैंड मतलब बनाने वाले हो। फिटनेस बैंड होता है ना, जो ट्रैक व्रैक करता है आपका स्पीड को, हार्ट रेट को। तो आपका एक स्टार्टअप है और आप अब एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाले हो, क्या, जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं। तो आपको रिसर्च करना है, आपको रिसर्च करना अपने बिजनेस के लिए कि वो स्मार्ट वॉच चलेगा कि नहीं चलेगा, लोगों को वो कैसा लग रहा है, प्राइस उसका कैसा लग रहा है, कैरेक्टरिस्टिक उसका, फीचर्स कैसा लग रहा है। तो आप ये स्टडी करने वाले हैं। अब आप ये जो स्टार्टअप है, इसमें जो सामान आप बेचेंगे पूरे इंडिया भर में बेचेंगे। ठीक है, तो पैन इंडिया आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, पैन इंडिया आप बेचने वाले हो। तो आप कोशिश करोगे पहले मार्केट सर्वे करने का। तो जब आप मार्केट सर्वे करने जाओगे, तो क्या आप इंडिया के हर लोगों से पूछोगे?
क्या आप इंडिया के पूरे 100, सवा 100, 150 करोड़ लोगों से पूछोगे, उनको सैंपल दिखा दिखा के कि मेरे को बताइए आपको कैसा लगा? या आप सपोज करो कोई नया प्रोडक्ट नूडल्स लॉन्च कर रहे हो, मैगी का कॉम्पिटिटर, आप कोई नया कंपनी लॉन्च कर रहे हो, तो क्या आप हर आदमी को टेस्ट करा करा के पूछोगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है भाई, 150 करोड़ को आप जब केटर करोगे, इतना टाइम, इतना एनर्जी, इतना पैसा लगेगा कि आपके लिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे बच्चों? आप देखेंगे कि देखो भाई, 150 लोग करोड़ का पॉपुलेशन है, जनता है, सबसे पूछना बेकार है। अपन एक काम करते हैं, हम लोग ना एक छोटा सा हिस्सा को पकड़ते हैं और इस छोटे से हिस्से से हम लोग एक सैंपल बना लेते हैं। तो हम लोग एक सैंपल बना लेते हैं, पॉपुलेशन में से सपोज करो 150 करोड़ है, उसमें से एक आध लाख भी बहुत बड़ा नंबर होता है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। आपने कुछ लोगों का सैंपल बना लिया, कुछ लोगों को कलेक्ट कर लिया और उनको अपना प्रोडक्ट दिया, उनको अपना मैगी खिलाया और उनसे जो भी डेटा आपको मिला कि कैसा लगा, फीडबैक लिया, उसका एवरेज निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वेरिएंस निकाला, जो भी निकाला, वो काम आपने किया। तो ये जो इन्फरेंशियल स्टैट्स है, वहां पर यूज आता है बच्चों, जहां पर जो डेटा है, जो लोग हैं या जो भी इवेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत बड़ा साइज है, उसका बहुत बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंसस जानते हैं, सेंसस क्या होता है? हर 10 साल में जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है कि उसमें देश के हर नागरिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंसस करती है, वो कौन से पार्ट में आ जाएगा? उसको हम मान सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, अगर आप समझो कि आपने एनएसएसओ का नाम सुना होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उसको जरूर, आप इसका नाम सुने होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक में। तो एनएसएसओ जो डेटा कलेक्ट करता है ना, वो, अच्छा, सेंसस तो 10 साल में एक बार होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। लेकिन अगर आपको सपोज करो 2011 के बाद आपको जानना है कि क्या पॉपुलेशन का स्थिति है, क्या लिटरेसी रेट है, क्या वगैरह वगैरह, अगर आपको डिटेल जानना है, तो क्या आप फिर से सेंसस कंडक्ट करोगे? क्या आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाओगे? जाना पॉसिबल नहीं है। तब आप जाते हैं कहाँ पे? इन्फरेंशियल स्टैट्स में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, नाम ही है उसका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या करते हैं? एक सैंपल बनाते हैं और उस सैंपल का स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर फोरकास्ट करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो ये जो इन्फरेंशियल स्टैट्स है, इसमें आप क्या करते हो? आप एक सैंपल कलेक्ट करते हो, बहुत बड़ा पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करोगे, इस पर आप रिसर्च करोगे, जो भी आपको सर्वे वर्वे करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, सब करोगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के बेसिस पे आप एस्टिमेट करते हो कि जो पूरा पॉपुलेशन है, ये पूरे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। इतने लोगों को अगर मेरा स्मार्ट वॉच पसंद आया है, उसके फीचर्स पसंद आए हैं, तो मैं एज्यूम करूंगा क्या, कि पूरे देश की जनता, मतलब पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को वो स्मार्ट वॉच पसंद आएगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बाबू ये, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, अच्छा, ये निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत सारा तरीका है, वो वीडियो के एंड में आज इसी वीडियो में देखेंगे। आगे आने वाले जो सीरीज है उसमें सारे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। नाउ, हमारे पास कुछ कुछ ना थ्योरी, हमारे कुछ इस टॉपिक में कुछ कुछ थ्योरी दिया हुआ है और अपने को उस थ्योरी को समझना है। सबसे पहले पार्ट पे आते हैं कि पॉपुलेशन, जब हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन, मतलब हम लोगों ने जो अभी सर्कल बनाया था, एक पॉपुलेशन को बोलते हैं, तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन? क्या ये वही पॉपुलेशन है जो हम देश की जनता, जो इंसान इंसान लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो, पॉपुलेशन, अच्छा, इसको आप बेटा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से इसको क्रिस्प करके रखा है और आप इसको लिखेंगे जरूर से, नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला, पॉपुलेशन इज व्हाट? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ओ ई पी, ओ स्क्वायर, ई स्क्वायर एंड पी। ओ स्क्वायर में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑब्जेक्ट। तो पॉपुलेशन में कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सपोज करो आप एक फैक्ट्री हो, आप कुछ माल बना रहे हो और उसमें आपको देखना है कि उसमें कितना % डिफेक्टिव माल आता है। अब सोचो कि एक दिन में आप लाखों अगर माल बनाते हो, तो क्या आप लाखों का सैंपल, लाखों का डिटेल कर पाओगे? नहीं। हो सकता है आप कुछ सैंपल पकड़ोगे और उसके बेसिस पे एनालिसिस करोगे। तो पॉपुलेशन में ऑब्जेक्ट्स आ सकता है। पॉपुलेशन में और क्या आ सकता है? ऑब्जर्वेशन। तो ओ स्क्वायर में दो चीजें आ गई, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं ई स्क्वायर पे। ई पे आ गया इवेंट और दूसरा आ गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड लास्ट में आता है पी पे। पी पे आते हैं प्रोसीजर्स। तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या क्या हो सकता है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ओ स्क्वायर, ई स्क्वायर एंड पी। ओ स्क्वायर पे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर आपके पास ई स्क्वायर पे इवेंट्स आएंगे एंड एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, लास्ट में आता है पी। पी इज प्रोसीजर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया पॉपुलेशन का, याद करना, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन कितनी तरीके का होता है? पॉपुलेशन दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला कि पॉपुलेशन
को हम डिवाइड करेंगे फाइनाइट एंड दूसरा बोलेंगे पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। अब आप फाइनाइट और इनफाइनाइट कब बोलते हो? फाइनाइट आप समझ सकते हैं, जिसको आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं, वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो मतलब द काउंटेबल ओ स्क्वायर ई स्क्वायर एंड पी इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। क्या बोलोगे फिर से? द काउंटेबल ओ स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन ई स्क्वायर पी इज कॉल्ड फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होगा? अनकाउंटेबल। आपको बोले बच्चों कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारे हैं, वो सारे चांद तारों को गिनो, तो वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल ओ स्क्वायर ई स्क्वायर या प्रोसीजर, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है थ्योरी में वो आता है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सैंपल। तो जो हमारा इन्फरेंशियल स्टैट्स है बेटा, ये पूरा का पूरा इसी के बारे में बात करेगा। सैंपल के हिसाब से आप उसका मीन निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह वगैरह निकालोगे, और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसका अनुमान लगाओगे कि पूरा पॉपुलेशन का रिजल्ट भी यही होगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। जब आप इसको कभी अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको मज़ा भी आएगा। देखो, व्हाट इज अ सैंपल? क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज अ सैंपल, तो व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल इज अ स्मॉलर ग्रुप। सबसे पहला चीज़, सैंपल क्या है? सैंपल एक स्मॉल ग्रुप है। किस चीज़ का? पॉपुलेशन का। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो सैंपल एक स्मॉल ग्रुप होता है। जैसे ये पूरा अगर पॉपुलेशन है तो इसमें से आपने एक छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है, ये बीच वाला, और इसको आपने बोला है कि सर इतने लोगों का स्टडी करना मेरे औकात के बाहर है, हम लोग बस इतना उठा लेते हैं इतने लोगों को और इनका स्टडी करते हैं, जो रिजल्ट आएगा एस्टिमेट कर देंगे, पूरे पॉपुलेशन का रिजल्ट वही होगा। ओके, अब देखो जो सैंपल है इसका एस्टिमेशन तभी अच्छा होगा जब आप एक बात का ध्यान रखोगे। वो बात क्या है कि जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, दैट सैंपल शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने ये लाइन में गलती कर दी तो जो आपका रिजल्ट आएगा सैंपल का और उसका जो एस्टिमेशन आप पॉपुलेशन का लगाओगे वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना होता है हमें सैंपल में कि जो भी हम स्मॉलर ग्रुप बना रहे हैं, जो भी हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं, दिस शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। बायस अनबायस सब केसेस आएगा, सारी चीजों को देखेंगे। तो इसका मतलब सर जो सैम्पलिंग है, अगर इन्फरेंशियल स्टैट्स का आंसर या जवाब सही आने वाला है वो डिपेंड करता है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो कैसा सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो सर इसका मतलब सैम्पलिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा गाइज। देखो सैम्पलिंग में आते हैं कि कितने टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बेकार होंगे, किसका रिजल्ट बायस्ड है, किसका रिजल्ट अनबायस्ड आएगा, हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। देखो क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। नाउ यहाँ पे बोल रहा है सैम्पलिंग दो तरीके का होगा, पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम प्रोबेबिलिटी का मतलब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का रैंडम सिलेक्शन होना। ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो मतलब एवरीबडी हैज़ अ फेयर चांस। अगर 5 लोग हैं, आपको किसी एक जन को चूज करना है, सबके पास फेयर चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने का, वो होता है क्या भैया? प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एवरीबडी डज नॉट हैव अ फेयर चांस। आप सब लोगों को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ लोगों को फेवर करेंगे, किसी को डिसफेवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इट इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स आर एट रैंडम। तो आप जो मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो अपने सैंपल में, इतना बड़ा सा पॉपुलेशन में आप कुछ लोगों को जो सिलेक्ट करोगे उनका सिलेक्शन रैंडम होना चाहिए। ईच मेंबर हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, आप इसको नोट भी करोगे, आप पॉज करो स्क्रीन को, इसको नोट करो, उसके बाद पढ़ना। ओके, ईच मेंबर हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जो हमारा ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है आपको सैंपल कनेक्ट करने का। ठीक है, अगर इन जेन्युइन तरीके की बात करें या कह लो कि मजबूरी में कभी ऐसा करना पड़े, क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होगा? द सिलेक्शन ऑफ मेंबर इज नॉट रैंडम। यहाँ पर जो मेंबर्स का आप सिलेक्शन करेंगे रैंडम नहीं होगा, फेवर करोगे या डिसफेवर करोगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और लिखोगे आप, ईच member does not have equal chance of being selected, equal chance of being selected। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बेटा ये थ्योरी पार्ट है, बोरिंग लग रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूरी है क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया हो सकता है आगे की चीज में समझने में आपको प्रॉब्लम आए, और एग्जाम में थ्योरी पार्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं इन्फरेंशियल में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, जिसको नोट कर लिया होगा। आते हैं सेकंड पार्ट पे। नाउ
हम लोगों ने भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 तरीका का पढ़ना है हमें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हमें 4 तरीका का पढ़ना है। तो हम लोग दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट पे आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पहले इसको नोट कर लेना आप। क्या बोलता है सबसे पहले कि कितने कितने वैरायटी का होने वाला है बच्चों। तो दिस इज, सबसे पहला बोलता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, SRS, इसके बगल में लिख लेना, हम लोग आगे इसको यूज भी करेंगे, SRS। नाउ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे अच्छा और सिंप्लीफाइड मेथड होता है सिलेक्शन का, जहां पे सबके पास बराबर चांस है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आपको 5 बच्चा चूज करना है, सबको नंबर पहुंचा दो। सपोज करो क्लास में 50 बच्चे हैं, आपको 5 बच्चों को चूज करना है, सबको एक एक करके चीट दे दो, ठीक है, और जो भी नंबर एक बाउल में रख दो, जिसका भी नाम आएगा उठा के देखो, रैंडमली सब सेलेक्ट हो गए। तो सबसे अच्छा और सबसे इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का इस केस में। क्या बोल रहा है, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, सबसे फेयर मेथड है बेटा, बहुत अच्छा मेथड है। आगे, अच्छा ये आप कब लगा सकते हो, जब जो आपको सैंपल निकालना है पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा है। आगे देखते हैं, नाउ इट सेज ईच मेंबर इज असाइंड अ नंबर, जैसा हमने बताया था कि आप सारे बच्चों को नंबर दे देते हैं, एंड जो भी नंबर्स है उसको आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, रैंडमली होगा, फेयर तरीके से होगा। ये होता है सिंपल रैंडम, SRS। सेकेंड में आते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। देखो अब ये क्या बोल रहा है, इट इज ईजियर टू कनेक्ट, इट इज ईजियर टू, ये बोल रहा है इट इज इजियर टू कंडक्ट दैन SRS, मतलब ये जो मेथड होगा ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से भी आसान होगा। कैसे, इसमें आपने क्या किया था, सारे बच्चों को नंबर दे दिया और रैंडमली एक एक नंबर चूज किया, जिसका भी जो नंबर आया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। ये तो एक तरीका था SRS का। ये क्या करता है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा। ये क्या बोलेगा, मेंबर्स आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल इंस्टेड ऑफ रैंडम सिलेक्शन। जैसे आपने 50 बच्चे थे क्लास में, 50 बच्चों को नंबर दिया और आपने बोला कि एक काम करते हैं, जो जिसको पहला नंबर आएगा 5, जिसका पहला नंबर आएगा 5, हम उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप पूछेंगे किसका 5वां नंबर है, तो वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। अब बोलेंगे इसमें +10 करते जाओ, तो इसमें +10 करोगे तो क्या आएगा, फिर 15 आएगा, फिर +10 करोगे तो 25 आएगा, फिर करोगे 35, फिर करोगे 45। देखो तब आपको 5 जन सेलेक्ट करना था, तो आपने ऐसे करके सेलेक्ट किया। पहला वाला जो नंबर था ये एट रैंडम था, ठीक है, पहला नंबर जो 5 था वो रैंडम था। उसके बाद आपने लगा दिया कि जो भी मेरा पहला नंबर है, उसके बाद +10 +10 +10 करते जाओ, जो भी नंबर जिसका आते जा रहा है 15, 25, 35, 45, अब उनका सिलेक्शन होगा सैंपल में। तो ये मेथड बोलता है थोड़ा सा ईजियर है SRS से। आप अपने हिसाब से रेगुलर इंटरवल बनाएंगे। यहाँ पर हमने इंटरवल बनाया कितने का, 10-10 का, 10-10 का इंटरवल में हमने सिलेक्शन कर लिया। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ओके, तो 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, SRS और सिस्टमेटिक। दोनों ऑलमोस्ट एक तरीके का है। यहाँ पर इंटरवल यूज करते हो, यहाँ पे कोई इंटरवल यूज नहीं करते। आइए तीसरे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देखो स्ट्रैटिफाइड में एक वर्ड है, स्ट्रैटिफाइड जो वर्ड यहाँ लिखा है, स्ट्रैटिफाइड वर्ड आता है स्ट्रैटा वर्ड से, ठीक है। और स्ट्रैटा मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का, वो लोग होमोजेनस होंगे, एक ही तरीके के लोग होंगे उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैटा, ठीक है। तो कैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आता है, आ जाओ देखो। सबसे पहले बोल रहा है द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। द पॉपुलेशन, इतना बड़ा सा पॉपुलेशन था, उसको पहले तुमने डिवाइड कर दिया है सब ग्रुप्स में, ठीक है, तो बहुत सारा ग्रुप बना दिया होगा। जो ग्रुप आपने सब ग्रुप्स बनाया है उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटा। अच्छा, ये जो स्ट्रैटा होगा उसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। कैसे, आगे देखो, स्ट्रैटा इज अ प्लूरल वर्ब ऑफ स्ट्रैटम, ठीक है, स्ट्रैटा इज अ प्लूरल ऑफ, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलो। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात होगी, तो इसको ध्यान से देखना और इसको नोट भी कर लो। मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करो, नोट करो। अब देखो यहाँ पे, stratum means the members are divided based on certain characteristics like gender, income, education, age, etc. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन था, सपोज करो बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन था, तो आपने एक पॉपुलेशन ले लिया। अब सपोज करो इस पॉपुलेशन में बच्चों मेल भी है और फीमेल भी है। इस पॉपुलेशन में जो आपका पॉपुलेशन है, तो आपने सोचा कि जो मेरा स्मार्ट वॉच है ना वो ज़्यादा मेल लोग यूज़ करेंगे, अगर आपने ऐसा सोचा, ठीक है, हालांकि आज तो सबको यूज़ करती है, लेकिन आपने ऐसा वॉच बनाया है जो मेल्स के लिए ज़्यादा है या फीमेल के लिए ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, क्या अगर आपने मेल के लिए वॉच बनाया है तो आप फीमेल का स्टडी करना चाहोगे, नहीं, या हो सकता है आपने यूनिसेक्स बनाया दोनों के लिए काम आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप ना मेल का एक अलग ग्रुप बना देंगे
और आप फीमेल का एक अलग ग्रुप बना देंगे। तो ये एक जो ग्रुप बनाया इसको हम बोलेंगे स्ट्रैटा। ये स्ट्रैटा किसका है? मेल। अब ये जो ग्रुप है इसमें सारे के सारे मेल होंगे। दूसरा जो आपने सब ग्रुप बनाया है इसमें सारे के सारे क्या होंगे? फीमेल होंगे। तो जो आपने ये ग्रुप बनाया अलग अलग, ये इसमें जो भी लोग होंगे वो होमोजेनस होंगे। मतलब होमोजेनस मतलब सिमिलर नेचर के, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। तो इस तरीके से आपने ग्रुप बनाया, ठीक है, ओके। तो आपने सबसे पहले सब ग्रुप बना दिया, बना के खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे करके ग्रुप किया। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में कर सकते हो, एज पे कर सकते हो, इनकम लेवल पे कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। अब करोगे क्या? चलो, पॉपुलेशन को डिवाइड किया सब ग्रुप में। सब ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटा। सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, सिमिलर नेचर, होमोजेनस। अब क्या करोगे? इसका आगे बोल रहा है, देखो, members from each subgroup or strata are selected यूजिंग SRS और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि सबसे पहले आप करेंगे क्या? आप पहले बहुत सारे पॉपुलेशन में से सब ग्रुप्स बना दोगे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन एक ग्रुप में सब एक ही टाइप के लोग होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, होमोजेनस नेचर का। अब आपने ये जो सब ग्रुप बना दिया उसमें से कुछ लोगों को आप चूज कर लोगे। कैसे चूज करोगे? यूजिंग आइदर SRS और यूजिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इन दोनों मेथड से यूज करके उस सब ग्रुप में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जरूर से समझ लेना बच्चों, इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लस्टर। देखो, क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस भी समझा दूंगा। पहले आते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है क्लस्टर वाले में। इट सेज द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। देखो ध्यान से, यहाँ भी पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, यहाँ भी पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। दोनों जगह पे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बड़ा सा पॉपुलेशन में छोटा छोटा सब ग्रुप्स। लेकिन यहाँ जो सब ग्रुप था ना, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला था। देखो, यहाँ पे होमोजेनस लोग थे, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, ठीक है। अगर एज है 20 से 25 वाला, 25 से 30 वाला, तो भाई एक ग्रुप में 20 से 25 वाला ही रहेगा, दूसरे में 25 से 30 वाला रहेगा, 30 से 35 वाला, सब सिमिलर होमोजेनस नेचर का रहेगा। यहाँ पे देखो, ईच सब ग्रुप हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल पॉपुलेशन। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो वर्ड यूज कर रहा है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, नहीं, फर्क है। यहाँ पे देखो क्या वर्ड यूज कर रहा है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल पॉपुलेशन। अब ध्यान से समझो, पूरे पॉपुलेशन का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो गया? इसमें जो आप सब ग्रुप बनाते हैं, वो जो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको, इन दोनों को, क्योंकि इसी दो में कंफ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहां पर हमने केस लिया था स्ट्रैटिफाइड, दिस वाज स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। यहां पर आपने जो डिवीजन किया था, पॉपुलेशन को डिवाइड किया था मेल और फीमेल पे, ओके। तो ये वाला ग्रुप में सिर्फ मेल होगा, ये वाला ग्रुप में सिर्फ फीमेल होगा, ये स्ट्रैटिफाइड। ये जो सब ग्रुप है इसमें होमोजेनस नेचर के लोग हैं, एक ही तरीके के, मतलब इस ग्रुप में सिर्फ मर्द होंगे तो सिर्फ मर्द होंगी, ये वाले ग्रुप में सिर्फ औरतें होंगी तो सिर्फ औरतें होंगी, ठीक है। ये होता है होमोजेनस ग्रुप। ये जो यहाँ पे भी आपने ग्रुप बनाया, यहाँ पे भी आपने क्या किया? ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप कैसा बना है? ये जो ग्रुप है ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो तुमने अपना बिजनेस चालू कर दिया और आपने कोई कंपनी चला रहे हो, और आपकी कंपनी का पूरे इंडिया में 10 ब्रांच है, ठीक है। तो आपके जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, आपका 10 ब्रांच चल रहा है। आप चाहते हो 10 ब्रांच में टोटल 1000 एम्प्लॉय है, तो एक ब्रांच में कितने हो गए? 100 एम्प्लॉय। अब आप चाहते हो कि टोटल 1000 एम्प्लॉय में आपको 100 लोगों का सैंपल बनाना है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे? बोलोगे सर 10 ब्रांच है, सब जगह जाके मेल और फीमेल को अलग अलग छांटे, उससे अच्छा एक काम करते हैं हम लोग ना, टोटल इसमें से 2 ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इसमें से 15 ब्रांच से हम लोगों ने कोई भी 2 ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, ठीक है। तो 15 ब्रांच था, उसमें से 2 सेलेक्ट कर लिया। अब क्या यहाँ पर आप मेल फीमेल अलग अलग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। ये हो गया सपोज ब्रांच नंबर 1, ये हो गया ब्रांच नंबर 2। अब ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे के पूरे 10 ब्रांच को, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को। लेकिन क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल होंगे? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल होंगी? नहीं, इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है ये होमोजेनस नहीं है गाइस, ये हेट्रोजेनस है, ठीक है। तो ये जो आपने सिलेक्शन किया है सब ग्रुप का, ये आपने 10 में से 2 ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, और ये होमोजेनस ग्रुप नहीं होगा, ये हेट्रोजेनस ग्रुप है जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस होता है, इसमें आप कंफ्यूज करते हैं। तो इस चीज़ के एग्जाम्पल को अच्छा से समझे, और ये जो तरीका है
सैम्पलिंग का, 4 तरीके का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। गाइज इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, हो सकता है थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए। ओके सर, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये बहुत आसान है, इसको तुरंत आप समझ भी जाओगे, तुरंत आपके दिमाग में घुस भी जाएगा। चलो सबसे पहले आते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या करता है, आपको सपोज करो सैंपल बताना है, आपको रिसर्च करने का मौका मिला है, आप एक रिसर्चर हो, ठीक है, तो आपको कुछ भी रिसर्च करना है, आपसे बोला गया है कि आप कुछ सैंपल बनाएं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करें। आपको जो आसान लगा आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो अपने कन्वीनियंस, मतलब कोड़ियापंथी, जो आपको सबसे आराम तरीके से, इजी तरीके से जो आपको सैंपल मिल गया, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। क्या ये सही तरीका होगा? नहीं। इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेयर एवरी मेंबर डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसलिए ये वाला मेथड अजीब सा है। देखो क्या बोल रहा है, दोज मेंबर्स आर सिलेक्टेड विच आर easily accessible, जो आपके आसपास दिख रहे होंगे, आपने उसको उठा लिया। अब जैसे आपको स्मार्ट वॉच बेच रहे थे, आपको जानना था कि आपका जो वॉच है वो कैसा चला, आपने सोचा कि 10 लोगों का रिव्यू चाहिए, ए भाई 10 दोस्त को फ़ोन किया, ए भाई तेरे पास भेज रहा हूँ, या एक बार मेरे ऑफिस आ जा, देख तो ये मेरा स्मार्ट वॉच है, कैसा दिख रहा है। ये क्या था? क्या ये सही सैम्पलिंग आपने किया है? गलत सैम्पलिंग किया है। क्या आपका बिजनेस पिट सकता है? बिल्कुल आपका बिजनेस पिट सकता है। क्यों? तुमने जान पहचान अपने आसपास वाले लोगों से रिसर्च करवाया है, गलत था। आते हैं सेकंड में वॉलंटरी रिस्पॉन्स। वॉलंटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, देखो आपने 5 दोस्त को फोन किया और बोला कि एक काम कर, भेज दे रहा हूं तेरे को, तू अपने से बता, या आपने एक पोस्ट डाल दिया, व्हाट्सएप स्टेटस में, और उसमें बोला कि आपको सर्वे भरना है अपने से। कुछ लोग अपने से उसको लिंक को खोल के अपने आप भर देंगे, मतलब अपने आप को वॉलंटियर करके खुद से। आपका गूगल डॉक्स आजकल देखा होगा ना, रिव्यू के लिए यूज करते हैं लोग, तो आप खुद से अपना अपना रिस्पॉन्स डाल रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी, सिमिलर टू CS। तो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू CS। CS मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये भी कोड़ियापंथी वाला ही काम है। सैंपल इज कलेक्टेड बाय द पीपल हु आर देमसेल्फ रेडी टू कंडक्ट द सर्वे, जो खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं, खुद से आगे आ रहे हैं, आपके गूगल फॉर्म को भर रहे हैं, वो लोग, वो सैम्पलिंग इस कैटेगरी में आता है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। ठीक, थर्ड पे आते हैं, ये है बच्चों इंडियन आइडल। ये है बच्चों इंडियन आइडल, या कोई भी रियलिटी शो आप देखते हैं जहां पर इतना बड़ा जनता आता है अपना ऑडिशन देने के लिए, और जो जज बैठते हुए होता है ना, आपने देखा होगा इंडियन आइडल में, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, अनु मलिक जी बैठे रहते हैं, तो वो लोग जो सिलेक्शन करते हैं अपने हिसाब से, उनको हम क्या बोलते हैं? जजमेंट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग कैसे कलेक्ट किया जाता है? बहुत सा बड़ा पॉपुलेशन आएगा, जजेस को जो ठीक लगा, फराह खान, सोनू निगम, वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे, वो लोग जाएंगे आगे स्टेज में। तो सैंपल इज कलेक्टेड ऑन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, ओके। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जनरली रियलिटी शो में। आगे चलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इस पर बहुत बवाल भी होता है। ठीक है, कैसे? स्नोबॉल, जैसे पहाड़ के ऊंचाई में आप स्नो को डालोगे, और वो जैसे पहाड़ में ऐसे ऐसे रोल करेगा, तो उसमें वो अपने साथ साथ और स्नो को जोड़ते जाता है। तो एक बॉल जो आप ऊपर पहाड़ से छोटा सा गिरा होगा, नीचे आते आते वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों? वो अपने साथ स्नो को लपेटते हुए उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। ये काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने सुना होगा, या MLM स्कीम्स जो होते हैं, जहां पर बोला जाता है कि आप एक बंदे को लाओ, उसको बोलो कि और 2 बंदे को लाएगा, उसको बोलो और 2 बंदे को लाएगा, तो ऐसे करके पिरामिड स्कीम्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसे एक मूवी आया था, किसका, सलमान खान का, जय हो, जिसमें बोला था आप 3 लोगों को थैंक यू बोले, उनको बोले कि और 3 लोगों को थैंक यू बोले, उनको बोले और 3। तो ये क्या है? स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, ये धीरे धीरे इसका साइज इंक्रीज करते जाएगा। तो देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट सम पर्सन्स आर बीइंग सेलेक्टेड। पहले आप 1-2 लोगों को चूज करते हो, उनको बोलते हैं 2 लोगों को और जोड़ो, उनको बोलोगे तुम लोग एक एक करके और 2 लोगों को जोड़ो। आगे क्या होगा? देन दीज सेलेक्टेड पर्सन, जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया था, दे विल सेलेक्ट सम मोर पर्सन, और ऐसे करके आपका जो स्नोबॉल का साइज है वो बड़ा होता जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत बड़ा स्कैम भी है भाई, तो इसलिए इससे बच के रहना, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक, आगे चलते गाइस, हमारा सैम्पलिंग पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो जहां पे थ्योरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे आपके, अगर आने का चांस हुआ तो, वो है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या होता है? जब भी हम पॉपुलेशन की बात करें, whenever we talk about population, मतलब पूरा का पूरा इवेंट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, O²E²P की, और जब भी हम बात करें सैंपल, तो सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन को। स्टैटिस्टिक किसको रिप्रेजेंट करता है? सैंपल को। अब देखो इसका डेफिनेशन पे आते हैं, व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज स्टैटिस्टिक। तो इट सेज it says it means the measurable characteristic
आपको जो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा किसका, पॉपुलेशन का, वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर। तो इट मीन्स अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम ऑफ पॉपुलेशन, इट डिस्क्राइब्स द इंटायर पॉपुलेशन। तो आपने जो क्लास 11 में डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था बच्चों, डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स में आपने पढ़ा था पॉपुलेशन का मीन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम लोग, म्यू के थ्रू करते थे। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन का। फिर आपने पढ़ा, निकालना सीखा था पॉपुलेशन का वेरिएंस, फिर आपने सीखा था पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन, उसको रिप्रेजेंट करते थे ऐसे सिग्मा। तो ये जो चीज है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। इन अब आते हैं स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक बोलता है इट इज अ मेजरेबल, इट इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन नहीं, ऑफ सैंपल। ठीक है, बस इन दोनों में ये है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक, और वो सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, सैंपल का जब आप मीन निकालेंगे उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये हम निकालने वाले हैं, हमारा पूरा जो एक्सरसाइज है वो इस पे फोकस करेगा। ठीक है, 10.1 में हम निकालेंगे ये सब। तो यहाँ पे x के ऊपर बार लगा दोगे। सैंपल वेरिएंस को कैसे डिनोट करोगे, s का स्क्वायर। सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग करेंगे स्मॉल s से। ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अच्छा अब एक बात बताओ, इन दोनों में से मार्जिन ऑफ एरर किस में होगा, किस में चांस होगा कि थोड़ा सा एरर का स्कोप बन सकता है। तो आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन में तो हमने सारा जनता से पूछ लिया, सब लोगों से बात कर ली, तब हम बता रहे हैं कि स्मार्ट वॉच मेरा कैसा निकला। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर का चांस कम होगा। लेकिन अगर आपने कुछ ही लोगों से पूछा है कि आपका वॉच कैसा है, हो सकता है कि कुछ लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे आप बिजनेस तो लॉन्च कर दोगे, लेकिन इंडिया भर में जाके हो सकता है वो पिट जाएगा। इस केस में इसका मतलब मार्जिन ऑफ एरर है, चांसेस है कि थोड़ा सा गलत डेटा आपको, गलत इन्फरेंस, गलत अनुमान आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने पूरे पॉपुलेशन से तो बात की नहीं है, आपने कुछ लोगों से बात किया है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर होता है, इसमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद इसका डेफिनेशन है, यहाँ एग्जाम्पल्स आप लिख दोगे। मार्जिन ऑफ एरर किसमें होता है, इसमें नहीं होता, चांस है ही नहीं, इसमें मार्जिन ऑफ एरर का चांस होगा। ठीक है बच्चों, ओके। आते हैं लास्ट पार्ट में कि हमें जो पढ़ना है सर, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, कि आप जो इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने जूनियर क्लासेस 8, 9, 10 में, केमिस्ट्री लैब में करते थे, पूरा ऑब्जेक्टिव लिखते थे, फिर एक्सपेरिमेंट डिटेल में लिखते थे, लास्ट में क्या लिखते थे, कंक्लूजन या इन्फरेंस। तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो इन्फरेंस निकालोगे किसका निकालोगे, सैंपल का? नहीं, पॉपुलेशन के लिए अनुमान लगाओगे। सैंपल का तो रिजल्ट आएगा हमारे पास, और इस रिजल्ट के बेसिस पे आप अनुमान लगाओगे पूरे के पूरे पॉपुलेशन का। चलो, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इन्फरेंस अबाउट होम, इन्फरेंस अबाउट पॉपुलेशन इज मेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल। इंफॉर्मेशन आपको किसका मिल रहा है, इंफॉर्मेशन आपको सैंपल से मिल रहा है, उसके हिसाब से कंक्लूजन किसका निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे पॉपुलेशन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। अब यहाँ पर देखो टाइप्स दिए हुए हैं कि कितने टाइप के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होते हैं, 3 टाइप के हैं। सबसे पहला कौन सा बच्चों, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन इज योर एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकेंड इज इंटरवल एस्टिमेशन। तो सेकेंड हमारा इंटरवल एस्टिमेशन, यहाँ पे चलेगा हमारा एक्सरसाइज 10.2। लास्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 एंड 4। कुछ पार्ट ओमिटेड है, तो जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आगे सीरीज में, उस हिसाब से हम उसको फिर कंप्लीट भी कर लेंगे। ऑलराइट, तो बस यहाँ आज का लेक्चर बच्चों इतना ही था, हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट को रखा था। अगली वीडियो में हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरी क्या होता है, एरर्स के बारे में थोड़ा सा, एक्सरसाइज 10.1 को हम टच करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर से इसे लाइक करना, फिर अपने दोस्तों में शेयर करना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो चलो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.